बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवॉल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनाइल बेस्ड अपॉन स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस। तो मेटल कार्बोनाइल जो है उनका बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है और बहुत इंटरेस्टिंग ये कंपाउंड है। और लेकिन इस स्ट्रक्चर की इवॉल्यूशन मतलब जो हम एक स्ट्रक्चर प्रपोज करते हैं, क्योंकि एक मेटल कार्बोनिल में हमारे पास डिफरेंट कार्बोनिल यानी कि बहुत सारे कार्बोनिल लिगेंड्स अटैच हो सकते हैं। 4 से लेकर अप टू काफ़ी ज़्यादा जो है वो लिगेंड्स अटैच हो सकते हैं। इस वजह से हम एक ही कार्बोनाइल के मेटल कार्बोनाइल के बहुत सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन इनमें से कौन-सा हमारा जो प्रपोज़ स्ट्रक्चर है वो करेक्ट है, इस चीज़ की इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। तो इस चीज़ की इवैल्यूएशन के लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट टेक्नीक्स अवेलेबल हैं। इसमें से हम अभी जो है सिर्फ़ एक ही टेक्नीक पे फ़ोकस करेंगे। लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता दूँ कि और कौन-कौन से मेथड हैं जो कि हमें स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी-सी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सो एक तो डायपोल मोमेंट जो है हम कह सकते हैं, डायपोल मोमेंट हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है कि जो हमारा प्रोपोज़ स्ट्रक्चर है वो करेक्ट है या नहीं है। लेकिन एक्चुअली कार्बोनिल ग्रुप जो है उसका डायपोल मोमेंट काफ़ी कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। सो ये मेथड इतना यूज़फुल नहीं साबित होता, क्योंकि आपको डिफ़रेंस बहुत कम नज़र आएगा। जैसे कि इसकी मैं आपको बेस्ट मिसाल दूँगी वाटर का, जब हम कहते हैं कि वाटर का स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होता, क्योंकि अगर लीनियर होगा तब वाटर का डायपोल मोमेंट आपको 0 नज़र आएगा, जबकि इसका व डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता, 1.8 डिबाई है इसका डायपोल मोमेंट। इसका मतलब है कि बेंट स्ट्रक्चर है। सो इस तरह जो हमारे पास मेटल कार्बोनाइल है, इनके डायपोल मोमेंट होता है हमेशा। सो वो उसमें माइन्यूट सा डिफरेंस है, इस वजह से ये मेथड जो है वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। इस तरह हम जो है वो एक्स-रे स्टडीज़ या जो है एक्स-रे एनालिसिस के थ्रू हम स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। अगेन इस मेथड में ये हमें कुछ हद तक यूज़फुल है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें ये मेथड भी प्रोवाइड नहीं करता। इस तरह तीसरा मेथड जो है वो थोड़ा-सा बेटर है। यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमें दे सकता है, लेकिन इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देता। वो है बॉन्ड लेंथ। सो बॉन्ड लेंथ जो है इसमें आपको बहुत क्लियरली बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस नज़र आएगा। जो हमारा मेन कंस्टिट्यूएंट है इसमें कार्बोनिल या कार्बोनाइल, सीओ बॉन्ड सॉरी। तो सीओ बॉन्ड जो है उसकी अपनी एक ख़ास बॉन्ड लेंथ है। सो जब मेटल कार्बोनाइल में आपको सीओ नज़र आएगा, वो बॉन्ड लेंथ डिफरेंस होगी एज़ कम्पेयर टू जो फ्री आपका कार्बोनाइल है या कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम कहते हैं। और ये कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी भी करता है। ये क्यों होता है? बॉन्डिंग में हम थोड़ा-सा पढ़ चुके हैं बैक बॉन्डिंग का फिनोमेना, ये सिनर्जिज्म, जिसमें हम क्या कहते हैं कि जब हमारे पास मेटल टू कार्बन बॉन्ड बनता है, सो मेटल के फील्ड ऑर्बिटल जो है वो डोनेशन करते हैं जो एम्प्टी ऑर्बिटल है कार्बोनाइल के, उसमें। सो बैक डोनेशन की वजह से हमारे पास एक तो सिग्मा बॉन्ड डोनेशन हो रही है और एक पाई बैक डोनेशन हो रही है। उसकी वजह से मेटल टू कार्बन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसकी लेंथ चूँकि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो लेंथ उसकी डिक्रीज़ हो जाती है। इसके मुकाबले में जो कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड है, जो कि ऑलरेडी ट्रिपल बॉन्ड है, शॉर्ट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अब इसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ हो जाती है। सो ये बॉन्ड लेंथ जो है वो लंबी हो जाती है और ये बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाती है। सो इस तरह बॉन्ड लेंथ की स्टडी से भी हम कुछ हद तक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन जो मेन इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो है इनके आईआर स्पेक्ट्रा से, यानी कि क्लियरली हम स्पेक्ट्रा देखकर स्पेक्युलेट कर सकते हैं कि जो कार्बोनिल का कंपाउंड है अ, उसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा। सो टॉपिक की तरफ आते हैं। द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा स्पेशली इन द आईआर रीजन गिव अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चरल एंड बॉन्डिंग इन द मेटल कार्बोनिल, यानी कि हमें स्ट्रक्चर के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है और बॉन्डिंग के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इन द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ द metal carbonyl, the existence and the extent of metal to carbon bond can be studied mostly by considering the carbon to oxygen stretching frequencies rather than
metal to carbon stretching frequencies, because carbon to oxygen stretching frequency in IR region give sharp and well defined absorption band. So जब हम IR स्पेक्ट्रा इसका लेते हैं, आपको दो तरह के बॉन्ड नजर आएंगे एक्चुअली। ये चीज स्टडी करने से पहले IR को समझना जरूरी है, लेकिन वो एक अलग से टॉपिक हो जाएगा, इस वजह से उस टॉपिक की तरफ मैं नहीं जाऊंगी। मेनली हमारे पास डाइपोल मोमेंट के डिफरेंस होने की वजह से जो है कोई भी बॉन्ड आया रीजन में एब्जॉर्प्शन शो करता है और हमें एक स्पेक्ट्रा देता है, जिसकी मदद से हम जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास किस टाइप का बॉन्ड जो है वो मौजूद है, यानी कि कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड मौजूद है या नहीं मौजूद, मेटल टू कार्बन बॉन्ड मौजूद है या नहीं मौजूद। सो IR हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो अब चूंकि ये दोनों बॉन्ड हमारे मेटल कार्बोनाइल में मौजूद है, मेटल टू कार्बन एंड कार्बन टू ऑक्सीजन, ये दोनों बॉन्ड मौजूद हैं, लेकिन IR में जो बॉन्ड हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है वो है कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड। मेटल टू कार्बन बॉन्ड हमें कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं देता एज सच। सो इस वजह से ये आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन देगा जो कार्बोनिल का बॉन्ड है, क्योंकि इसकी बहुत ही वेल डिफाइंड और शार्प पीक होती है। यानी ये पीक जब भी मौजूद होगी अपने खास रीजन में, तो आप पहचान कर सकते हैं कि हमारे कंपाउंड में कार्बोनिल लाजमन मौजूद है। कार्बोनिल मौजूद है तो फर्दर भी ये इंफॉर्मेशन आपको देगा कि ये कार्बोनिल किस नेचर का है। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि किस टाइप के मेटल से अटैच है, और बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो आगे चलते हैं कि हाई IR फ्रीक्वेंसी शो दैट द कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड लो frequencies show that carbon to oxygen bond is weak। सो हमारे पास IR में दो तरह के रीजन होते हैं। सो हम कहते हैं ये वाला एरिया जो है वो हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी एरिया है, जो कि हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन देता है, और ये हमारे पास लो एब्जॉर्प्शन का एरिया है, या लो फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है। इसको हम कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। सो ये हमें स्ट्रक्चर के बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है, और ये वाला एरिया जो है हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो रेंज इसकी यूजुअली होती है 4000 से लेकर हम कह सकते हैं 650 के आसपास तक पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि जब भी कार्बोनिल का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा तो वो आपको हाई फ्रीक्वेंसी एरिया में नजर आएगा, और कार्बोनिल का बॉन्ड जब वीक होगा तो आपको लो फ्रीक्वेंसी एरिया में नजर आएगा। सो आगे चलते हैं कि इसका रीजन कौन सा है, क्या क्या इसकी वैल्यू आ सकती है। फ्रॉम IR स्टडी वी कैन डिड्यूस द मल्टीपल नेचर ऑफ द मेटल टू कार्बोनिल बॉन्डिंग। जैसे कि आपको मालूम है कि कार्बोनिल यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसके अलावा जब मेटल टू कार्बन बॉन्ड हमारे पास बनता है और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाती है, सो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन सकता है। सो ये हम कहते हैं मल्टीपल नेचर। ठीक है, सो मल्टीपल नेचर के बारे में IR जो है वो हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन देखता है। चले अब आगे देखते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, और कौन सा नॉलेज ऐसा होगा जिससे हम कह सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमें ये एविडेंस प्रोवाइड कर रही हैं। तो सबसे पहले देखें कि द कार्बन टू ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी in the free carbon monoxide is about 2143 पर सेंटीमीटर। ये इसका यूनिट है जिसमें हम इसको मेजर करते हैं। सो कौन सा रीजन होगा जब आपका फ्री हालत में कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो आपको इस फ्रीक्वेंसी पे ये नजर आएगा 2143 पर सेंटीमीटर। यानी जब वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, तो ऑब्वियसली उस वक्त कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है जो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है। बॉन्ड लेंथ एग्जैक्टली अगर मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन मैं आपको एक सपोज दे देती हूँ, सपोज वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.2 आप कह सकते हैं 1.2 एंगस्ट्रॉम। जब ये आपके पास प्योर हम कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और ये है उसकी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी यानी कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं। स्ट्रेचिंग का क्या मतलब है, सिंपली जैसे कि किसी चीज को स्ट्रेच करना,
ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, जैसे लाइक इलास्टिक बैंड जैसे होता है, खींचेगा ये बॉन्ड फिर दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। और आईआर इसी प्रिंसिपल पे काम कर जो है वो आपको एक स्पेक्ट्रा प्रोवाइड करता है। चलिए, तो फ्री की बात थी, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है उसके बाद क्या होता है? फॉर मेटल कार्बोनाइल द फ्रीक्वेंसी रेंज इज अबाउट 2125 टू 1850 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। तो जब आपके पास कार्बोनाइल या कार्बन मोनोऑक्साइड जब उसने बॉन्ड बना लिया है मेटल के साथ, सो अब इसकी स्ट्रेंथ यकीनन कम हो गई है कुछ ना कुछ जो आपके पास प्योर हालत में था उसके मुकाबले में, क्योंकि बैक बॉन्डिंग होगी मेटल की साइड से। सो बैक बॉन्डिंग की वजह से ये आपका कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो थोड़ा-सा लेंथन हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इस वजह से अब आपको क्लियरली नज़र आएगा कि फ्री के मुकाबले में इसकी रेंज कम हो गई है। 21-25 से लेकर 1850 तक डिफरेंट रीजन पे आ सकता है। यानी पूरा ये इसकी रेंज है, इनमें से ये कहीं पे भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड या कितना वीक है बॉन्ड। So it shows the reduction of carbon to oxygen bond order। यानी कि सिंपली क्या हुआ था, पहले हमारे पास था ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर उसका हाई है। लेकिन जैसे ही बैक बॉन्डिंग होगी, सो हम कह सकते हैं कि अब जो अ, इसका बॉन्ड ऑर्डर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड बन गया है। सो यहाँ पे भी अब ट्रिपल के बजाय डबल, और हम कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो है वो अब इंक्रीज हो गई है। सो अगर मैं कहूँ कि कार्बन टू ऑक्सीजन जो प्योर हमारे पास कार्बोनिल था या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड था, उसमें अगर 1.2 थी, सो ये मैं सपोज वैल्यू ले रही हूँ क्योंकि एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं है। सो ये हम कह सकते हैं 1.5 एंगस्ट्रॉम हो गई है। ऑब्वियसली ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है प्योर कार्बोनिल के मुकाबले में। सो बॉन्ड लेंथ का ज़्यादा होना शो करता है कि अब इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो गई है। तो इस वजह से इसकी जो आईआर फ्रीक्वेंसी की एब्ज़ॉर्ब करने की जो पावर है वो भी कम हो जाएगी। यानी कि अब कम रेडिएशन या कम फ्रीक्वेंसी भी आसानी से इस बॉन्ड को वाइब्रेट कर सकती है या स्ट्रेच कर सकती है। बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसको स्ट्रेच करने के लिए ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। जितना वो वीक होता जाएगा, उसको स्ट्रेच करना या उसको जो है अफ़ेक्ट करना ज़्यादा आसान होगा और उसके लिए कम एनर्जी चाहिए। तो इट मीन्स कि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया। देखिए, ट्रिपल से डबल हो गया है तो इसको हम कहते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर, जो कि आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा था, बॉन्ड ऑर्डर की रिडक्शन। इसके अलावा और क्या ये इंडिकेट करता है? वीकनेस ऑफ कार्बोनिल बॉन्ड एंड इंक्रीज इन इट्स बॉन्ड लेंथ। यानी कि बॉन्ड लेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो गई है और सीओ बॉन्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो गई है। साथ साथ क्या हो रहा है? वाइल strengthening of metal to carbon bond and decrease in its bond length। so metal to carbon bond वो ज्यादा strong हो गया है क्योंकि इसकी bond length जो है वो decrease हो गई है। अब ये सब कुछ हुआ क्यों है? due to the back donation from metal to कार्बोनिल, क्योंकि मेटल टू कार्बोनिल जो है वो बैक डोनेशन हो रही है जिसको हम सिनर्जिज्म भी कहते हैं। चले, अब इसमें आप देख सकते हैं एक एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास जब फ्री कार्बोनिल है तो वो है 2143, लेकिन जैसे ही इसके कुछ कॉम्प्लेक्सेस बने हैं सो पहला है हमारे पास निकल टेट्रा कार्बोनिल। उसमें जो कार्बोनिल की जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो 2057 पर सेंटीमीटर हो गई है। और आयरन पेंटा कार्बोनिल में ये जी है और भी कम हो गई है 2034 पर सेंटीमीटर। और फिर क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल में ये मजीद जो है कम हो गई है। सो आप देख सकते हैं कि एक चीज़ आपको नज़र आएगी, जितने ज़्यादा कार्बोनिल इंक्रीज़ होते जा रहे हैं तो ये ओवरऑल जो है वो इफ़ेक्ट करता जा रहा है इसकी एब्ज़ॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी को। ये एक फैक्टर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट फैक्टर को डिस्कस करते हैं मेटल के लिहाज से। चले जी, सो मेटल अगर हम देखें वहाँ हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कार्बोनिल 4 है या 5 है या 6 है, उसमें आपको डिफरेंस नज़र आ रहा था। अब हमने कोऑर्डिनेशन नंबर सबका सेम है 6 6 6 6। अब एक चीज़ का आपको डिफरेंस नज़र आएगा, मेटल मेटल तो वहाँ पे भी डिफरेंट थे, लेकिन अब क्या है? इंक्रीज़ इन पॉजिटिव चार्ज ऑन द मेटल डिक्रीजेस
the back donation hence increases the metal to carbon bond length and decreases the carbon to oxygen bond length. इस चीज को आप इस तरह भी कह सकते हैं, बैक डोनेशन कब होगी? बैक डोनेशन का क्या मतलब है कि मेटल टू कार्बन कब वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? ऑब्वियसली वो उस वक्त इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जब उसके पास खुद फिल्ड ऑर्बिटल मौजूद हो या ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। अगर उसके पास खुद के पास ही इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो वो बैक डोनेशन कहाँ से करेगा? जब बैक डोनेशन ही नहीं करेगा, सो ये जो हमारे पास मेटल टू कार्बन बॉन्ड है, ये उसी तरह लंबा होता जाएगा, यानी कि ज़्यादा वीक होगा और इसके मुकाबले में जो कार्बोनिल का बॉन्ड है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और शॉर्ट होता जाएगा। सो इस वजह से मेटल के पास अगर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जितनी कम होगी उतनी ही बैक डोनेशन कम होगी। उसके नतीजे में आपके पास कार्बोनिल का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और जितना ज़्यादा कार्बोनिल का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही उसकी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होगी। ठीक है? सो इस चीज़ को आप यहाँ से देख सकते हैं, बल्कि साथ में आपको ये भी बता दूँ कि जितना हम इस चीज़ को इस तरह कह सकते हैं कि मेटल पे अगर पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, उसकी बैक डोनेशन करने की एबिलिटी उतनी कम। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बहुत कम है इसके पास। जब इलेक्ट्रॉन खुद के पास कम है, तो वो दूसरे को कैसे दे सकता है? लेकिन अगर हमारे पास मेटल न्यूट्रल है और उसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है या उस पे नेगेटिव चार्ज है, और तो इसका मतलब उसके पास तो इजाफी इलेक्ट्रॉन है, तो वो आसानी से बैक डोनेशन कर सकता है। जब बैक डोनेशन करेगा, मेटल टू कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा, बॉन्ड लेंथ उसकी हो जाएगी कम। जब इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी मेटल टू कार्बन, सो कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और इसकी स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। तो सिंपली हम देख सकते हैं कार्बोनिल ज़ीरो होता है हर केस में। इट मीन्स के जो आपको ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज नज़र आ रहा है वो मेटल की वजह से। सो इस केस से हम शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ आयरन पे +2 चार्ज है, यहाँ पे मैंगनीज पे +1 चार्ज है, क्रोमियम न्यूट्रल है क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं, वेनेडियम पे -1 है क्योंकि कार्बोनिल तो ज़ीरो है, इट मीन्स जो चार्ज नज़र आ रहा है आपको वो वेनेडियम की वजह से। इस तरह टाइटेनियम पे है -2 चार्ज। सो अब आप ज़रा देखें कि यहाँ पे बैक डोनेशन बिल्कुल ना होने के बराबर होगी, यानी कि बहुत ही कम होगी बैक डोनेशन। जब बैक डोनेशन कम होगी तो मेटल टू कार्बन बॉन्ड लॉन्ग होगा और वीक होगा और कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होगा और शॉर्ट होगा। इस वजह से कार्बन टू ऑक्सीजन की फ्रीक्वेंसी आपको हाई नज़र आ रही है। तो जितना आप देखें इस पे प्लस चार्ज कम होता जा रहा है। अब इसकी वैल्यू देखें, तो अब बैक डोनेशन थोड़ी-सी हो सकती है और मेटल टू कार्बन बॉन्ड थोड़ा-सा कम हो जाएगा लास्ट एग्ज़ाम्पल के मुकाबले में, और कार्बोनिल बॉन्ड जो है वो थोड़ा-सा लेंथन हो जाएगा, वीक हो जाएगा और इस वज़ह से उसकी जो फ्रीक्वेंसी है एब्ज़ॉर्प्शन वो जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इस तरह न्यूट्रल जब है मेटल टू कार्बन बॉन्ड, ये थोड़ा-सा और भी शॉर्ट हो गया है क्योंकि बैक डोनेशन स्टार्ट हो गई है, हो सकती है यहाँ पर। सो जब बैक डोनेशन होगी तो ये बॉन्ड आपके पास वीक होता जाएगा और लंबा हो जाएगा और इसकी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इस तरह इन दोनों पे माइनस चार्ज है तो आपको ये ट्रेंड जो है वो डिक्रीज होता नजर आएगा क्योंकि अब कार्बोनिल जो है इसकी इसमें मेटल टू कार्बन बॉन्ड दोनों में बहुत शॉर्ट हो जाएगा बैक डोनेशन की वजह से, और कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो लॉन्ग हो जाएगा बैक डोनेशन की वजह से। सो जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी कार्बोनिल की ज़्यादा होगी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, और जितना उस पे नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ही कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती जाएगी। ये एग्जांपल भी आपको यही चीज़ बता रही है। नेक्स्ट है कि जो हमारे पास अब जो कार्बोनिल हमारे पास डिफरेंट पोजीशन पर हो सकते हैं। कुछ कार्बोनिल जो है वो स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो इस चीज़ की आपको आसानी से समझ आएगी कि कुछ होते हैं टर्मिनल। टर्मिनल का क्या मतलब है? जैसे कि एंड पे होते हैं। अगर ये मेटल है तो इसके साथ आप लगा दें कार्बोनिल, कार्बोनिल और कार्बोनिल कोई भी मेटल है, यानी कि जब आपके पास मोनोन्यूक्लियर हो, एक ही मेटल है या इवन दो भी मेटल है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने मेटल बना लिया दूसरा,
कार्बोनिल, 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 तो ये सारे जितने भी कार्बोनिल हैं इनको हम कहते हैं टर्मिनल कार्बोनिल। ओके, लेकिन इसके अलावा बाज़ औक़ात हमारे पास इस तरह का केस भी होता है कि 2 मेटल हैं और उनको कनेक्ट किया हुआ है कार्बोनिल ग्रुप ने। ओके, इस तरह के कार्बोनिल को हम कहते हैं कि ये है ब्रिजिंग कार्बोनिल, यानी कि इन दोनों मेटल्स के दरमियान ब्रिज बना रहा है। सो कार्बोनिल आपके पास टर्मिनल भी हो सकता है और ब्रिजिंग पोजीशन पे भी हो सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि आईआर स्पेक्ट्रा आपको क्लियरली बताएगा कि आपका जो कार्बोनिल है वो ब्रिजिंग पोजीशन में अटैच है या फिर वो जो है टर्मिनल पोजीशन पे अटैच है, क्योंकि दोनों ही की अपनी अपनी रेंज है। सो टर्मिनल कार्बोनिल जो है, जो टर्मिनल पोजीशन पे होता है, लिगेंड एब्जॉर्ब रेडिएशन इन रेंज ऑफ 1850 टू 21 और 25, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में ये एब्जॉर्प्शन कर सकता है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बैक डोनेशन थोड़ी सी कम होती है और ये बॉन्ड जो है वो कार्बोनिल का ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, याद रखें, उतना ही आपको फ्रीक्वेंसी हाई नजर आएगी। जबकि इसके मुकाबले में ब्रिजिंग जब होती है, सो उस केस में आईआर रेडिएशन जो है वो 1700 सॉरी 1700 से 1850 पर सेंटीमीटर के रीजन में आपको नजर आएंगी। सो यहाँ पे आप यूं भी हम ये भी स्पेकुलेट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ब्रिजिंग की फ्रीक्वेंसी कम है और टर्मिनल की ज्यादा है। वो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि टर्मिनल को सिर्फ एक मेटल बैक डोनेशन कर रहा है, जबकि ब्रिजिंग में 2 मेटल अटैच हैं एक ही कार्बोनिल के साथ। सो 2 मेटल से बैक डोनेशन हो सकती है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे काफी ज्यादा होती है। इस वजह से कार्बोनिल का जो अपना बॉन्ड है वो काफी वीक हो जाता है मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की वजह से। इस वजह से इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और टर्मिनल की ज्यादा होती है। यहाँ पे कुछ केसेस डिस्कस किए हुए हैं कि किस तरह के केस में आपको कौन सी रेंज नजर आएगी। तो ये टर्मिनल है, टर्मिनल का आप देख सकते हैं कि 2120 से लेकर 1850 तक की रेंज है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये बाकी की केसेस जो है वो ब्रिजिंग के हैं। ये देखिए मेटल के दरमियान एक कार्बोनिल की ब्रिज बनी हुई है। सो 1860 टू 1700 रेंज है। और ब्रिजिंग में अगर कुछ इस तरह है कि एक तो ब्रिज बनी हुई है, साथ में एक और मेटल यानी कि तीसरा मेटल भी अटैच है, तो अब रेंज और भी कम हो गई है। अब 1600 तक इवन वो चला गया है। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी ब्रिजिंग है और इवन 2 मेटल जो है वो फर्दर और ज्यादा अटैच हैं। सो इस केस में अब हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये टर्मिनल भी है और ये ब्रिजिंग में भी है। तो इस तरह के केस में जो है हमारे पास जो रेंज है वो 1700 से भी से कम होती है। चलिए अब इसमें एग्जांपल को देख लेते हैं। ये आईआर स्पेक्ट्रा दिया हुआ है, जैसे हमने उधर डिस्कस किया था। ये 2000 से हाई होगी तो वो टर्मिनल है, 2000 से कम है तो हम कह सकते हैं कि वो ब्रिजिंग में है। तो यहाँ पे 2 कंपाउंड्स दिए हुए हैं। इसमें एक ये जो हमारे पास कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल आपको ये कंपाउंड दे दिया जाए और कहा जाए कि आप इसका स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करें कि ये स्ट्रक्चर है या फिर हम इसका दूसरा स्ट्रक्चर अगर बना लें कि टोटल हमारे पास 9 कार्बोनिल अटैच हैं। तो अगर हम कर लें कि एक साइड पर 4 कार्बोनिल हैं और दूसरी साइड पे 5 कार्बोनिल हैं, मेन तो स्ट्रक्चर ही बनाना है। सो मतलब अगर हम इस तरह का स्ट्रक्चर बना लें, चले जी। सो अब क्या ये स्ट्रक्चर करेक्ट है? तो इसके लिए हमें आईआर स्पेक्ट्रा देखना होगा। आईआर स्पेक्ट्रा इसका ये देखें, आईआर स्पेक्ट्रा में आपको 2 तरह की पीक्स नजर आएंगी। एक आपको 1800 के रीजन में नजर आ रही है और दूसरी आपको 2000 से अबव नजर आ रही है। इसका मतलब है कि आप इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि इसमें ब्रिजिंग भी कार्बोनिल मौजूद है और ब्रिजिंग के अलावा इसमें टर्मिनल कार्बोनिल भी हैं, दोनों मौजूद हैं। तो ये देखिए टर्मिनल भी मौजूद हैं और 3 कार्बोनिल जो है वो ब्रिजिंग में भी मौजूद हैं। सो ये इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है। इस तरह दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम देखें, हमारे पास ये है M3 और CO12 यानी कि 12 कार्बोनिल अगर अटैच है और मेटल अगर हमारे पास रुथेनियम या ऑस्मियम, इन दोनों में से कोई भी मेटल है, इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखना चाहें कि आया इसमें कार्बोनिल जो है वो ब्रिजिंग में होगा या टर्मिनल पे होगा, तो इसका आईआर स्पेक्ट्रा आप देखें।
जितनी भी पीक्स हैं वो सारी की सारी 2000 से अबव रीजन में आ रही हैं। 2000 से कम कोई भी नहीं है। इसका मतलब है कि जितने भी कार्बोनिल अटैच हैं वो सारे के सारे जो हैं वो टर्मिनल पोजीशन पे है, ब्रिजिंग में कोई भी अटैच नहीं है। सो टोटल 12 है, सो 12 में से हर मेटल के साथ 4-4 अटैच है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इस तरह आपको आईआर स्पेक्ट्रा जो है वो इंफॉर्मेशन देता है कि ब्रिजिंग मौजूद है या नहीं है, और कार्बोनिल अटैच है या नहीं अटैच। इसमें अब आप देख सकते हैं पर्टिकुलरली बताया हुआ है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी ब्रिजिंग की वजह से आ रही है और कौन सी जो है वो टर्मिनल की वजह से। सो जितने भी टर्मिनल ग्रुप हैं आयरन वाले केस में, उनकी ये रेंज है 2082 है और 2019, जबकि ये 1829 वाली पीक जो है वो आपकी ये इन ब्रिजिंग वाली की वजह से आ रही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर सब्स्टिट्यूशन ऑफ the carbonyl ligand by a weak pi acceptor ligand in the metal carbonyl will decrease the carbonyl strength, stretching IR frequency of the remaining carbonyl ligands in the complex due to the extra electronic density received from the metal। यानी कि अब हमारे पास कुछ इस तरह का केस हो कि कार्बोनिल तो हमें पता है कि वो एक पाई एक्सेप्टर ग्रुप है। सो बैक डोनेशन मेटल की तरफ से होती है और इस वजह से इसकी आईआर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल क्रोमियम कार्बोनिल जो है वो उसकी 2100 है। ठीक है, लेकिन अगर ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह का केस हो कि क्रोमियम के जो 6 कार्बोनिल हैं उनमें से हम 3 को रिप्लेस कर दें किसी भी वीक पाई एक्सेप्टर के साथ, जैसे कि अमोनिया कह ले या कोई भी ऐसा ग्रुप है जो कि बैक डोनेशन नहीं कर सकता, जो कि पाई एक्सेप्टर नहीं है। तो अब क्या होगा, पहले क्रोमियम सब कार्बोनिल में वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था इक्वली। तो इस वजह से जितने भी कार्बोनिल थे चूंकि सारे टर्मिनल थे, सो वो एक जैसा इफेक्ट फील कर रहे थे आईआर रीजन में, आपको वो एक जगह पर पीक दे रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 3 कार्बोनिल ग्रुप्स को हमने रिप्लेस कर लिया है। सो जब इनको रिप्लेस किया है, अब क्या हुआ है कि क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इनको तो दे नहीं सकता वीक एक्सेप्टर को, तो वो जो बचे हुए कार्बोनिल हैं उनके साथ उनकी बैक डोनेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो उनको ज्यादा प्रोवाइड करने लगेगा। जब ज्यादा प्रोवाइड करेगा तो इनका जो अपना कार्बोनिल बॉन्ड है अब वो ज्यादा वीक हो गया है, ज्यादा लॉन्ग हो गया है। जब वो ज्यादा वीक हो जाएगा तो इस वजह से उसकी जो आईआर फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर इस केस में क्रोमियम के केस में वो 2100 है, तो अब वो डिक्रीज होकर 1900 तक जो है वो पहुंच जाएगी या पहुंच गई है। तो ये एक और इंटरेस्टिंग हमारे पास फिनोमेना था कि आप ब्रिजिंग मालूम कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन के बारे में आप या लिगेंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। चले जी, नेक्स्ट आते हैं कुछ मेटल कार्बोनिल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो जो मेटल कार्बोनिल का स्ट्रक्चर है ये मैं आपको पहले जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो मेटल कार्बोनिल्स हैं उनको स्ट्रक्चर के लिहाज से मेनली हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक में हम मेटल के नंबर की बेस पे करते हैं और दूसरे में हम ब्रिजिंग के लिहाज से करते हैं। सो पहली जो हमारी पास क्लासिफिकेशन है, बल्कि हम पहली ही क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे कि मेटल कार्बोनिल में जो मेटल है कितने मेटल अटैच हैं। अगर तो सिर्फ एक ही मेटल है तो उसको हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। ओके, मोनोन्यूक्लियर। चले जी, सो अगर इस तरह एक से ज्यादा मेटल होंगे, दो हैं तो हम उसको बाई न्यूक्लियर कहेंगे, दो से ज्यादा हैं तो फिर पोली की तरफ आ जाएंगे हम। तो यही चीज अब हम डिस्कस करेंगे, साथ में जो भी लिगेंड्स सॉरी जो भी कार्बोनिल्स हैं मेटल कार्बोनिल, उनके स्ट्रक्चर को भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। सो पहला हमारे पास है मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। इसमें डिफरेंट
लिगेंड्स अटैच हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले में हमारे पास मेटल सब में ही एक एक है, लेकिन पहले केस में हमारे पास 4 कार्बोनिल अटैच हैं। सो ये निकल और प्लाडियम का केस है। तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होगा कि ये टेट्रा हेड्रल स्ट्रक्चर है, अ, जो कि हम कहते हैं कि 109 उसमें एंगल होता है। अच्छा, दूसरा स्ट्रक्चर आप देख लें। दूसरे स्ट्रक्चर में 5 लिगेंड्स अटैच हैं और ये मेटल कौन-कौन सा हो सकता है जी? आयरन, रुथेनियम एंड ऑस्मियम। ये तीनों हो सकते हैं, एक ही ग्रुप से बिलॉन्ग करते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है इसमें 6 लिगेंड्स अटैच हैं कार्बोनिल के। और जो हमारे पास इसमें मेटल है वो कौन-कौन से हैं जी? वेनेडियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। सो जो इसकी ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। सो ये मोनो न्यूक्लियर हमारे पास कुछ मेटल कार्बोनिल है। बाई न्यूक्लियर की तरफ आते हैं। ओके जी, बाई न्यूक्लियर में फिर जो हमें एग्जांपल दी हुई है कोबाल्ट की। सो कोबाल्ट दोनों ही केस में आप देखेंगे कि एक ही जैसा हमारे पास कॉम्प्लेक्स है कि CO2 और ऑक्टा कार्बोनिल। सो लेकिन एक है सॉल्यूशन फेज में और दूसरा है सॉलिड फेज में। अब दोनों फेजेस में बहुत ही क्लियर डिफरेंस है कि स्ट्रक्चर का। जब ये सॉल्यूशन फेज में है तो सारे के सारे कार्बोनिल हर कोबाल्ट के साथ 4-4 अटैच हैं, लेकिन वो चारों टर्मिनल हैं। लेकिन जो सॉलिड फेज में है ज्योमेट्री थोड़ी-सी श्रिंक हो जाती है और यहाँ पे आपको ब्रिजिंग भी नज़र आएगी। मेटल टू मेटल भी ब्रिजिंग है, बॉन्ड बन रहा है और इसके अलावा 2 कार्बोनिल जो है वो आपको ब्रिज बनाते हुए भी नज़र आएँगे। इस तरह हमारे पास ये बाई न्यूक्लियर में कुछ और एग्ज़ाम्पल हैं। हाँ, ये एग्ज़ाम्पल तो हम अभी आया स्पेक्ट्रा के लिहाज से भी देख चुके हैं। इसमें आप देखेंगे कि 3 कार्बोनिल ब्रिजिंग कर रहे हैं और बाकी जो है वो 6 वो टर्मिनल पोज़ीशन पे अटैच हैं। इस तरह इस एग्ज़ाम्पल में अगर आप देखें, सो इसमें यानी कि जनरल बताया हुआ है M2CO होल 10, यानी कि 10 आपके पास कार्बोनिल लिगेंड्स अगर हैं, सो मेटल इसमें ये हो सकता है मैंगनीज और टेलोरियम है और इसके अलावा मुझे थोड़ा इसका नाम भूल गया है। चलें जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास है पॉली न्यूक्लियर। ओके जी, पॉली न्यूक्लियर 2 तक हम डिस्कस करेंगे। 2 के बाद ज़ाहिर-सी बात है ट्राई भी हो सकता है, ट्राई न्यूक्लियर भी हो सकता है, लेकिन अगर हम पॉली कह दें तो पॉली इन सबको ही कवर कर लेगा। फिर उसमें हम अलग-अलग से एग्ज़ाम्पल ही सिर्फ देखेंगे। सो पॉली न्यूक्लियर में आप देखिए ये ट्राई की एग्ज़ाम्पल है और फिर इस तरह 4 की भी एग्ज़ाम्पल आ रही है, टेट्रा की। सो ट्राई न्यूक्लियर अगर हमारे पास है, ट्राई न्यूक्लियर कार्बोनिल जो है वो जैसे कि आयरन का है और इसके साथ 12 लिगेंड्स अटैच हैं। सो इसमें आप देखेंगे कि कुछ कार्बोनिल जो है वो ब्रिजिंग कर रहे हैं और कुछ जो है वो टर्मिनल पोजीशन पर अटैच हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है इस तरह। आपको नजर आएगा रुथेनियम एंड ऑस्मियम का। इसमें भी टोटल 12 हैं। सो कुछ जो है वो आपको ब्रिजिंग करते हुए भी नजर आएंगे और नहीं, बल्कि इसमें सारे के सारे जो है वो टर्मिनल पोजीशन पर अटैच हैं। ये दोनों केसेस हमने ऊपर IR स्पेक्ट्रा में भी डिस्कस किए थे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कि जब हमारे पास मेटल हो कोबाल्ट और रोडियम और 12 कार्बोनिल अटैच हैं, सो आप इसका स्ट्रक्चर देख लें कि मेटल टू मेटल बॉन्ड भी अटैच है इसमें। इसके अलावा आपको यहाँ पे कार्बोनिल की ब्रिजिंग भी नजर आ रही होगी और ये देखिए मेटल टू मेटल बॉन्ड भी अटैच है और बाकी जो है टर्मिनल पोजीशन पर भी कार्बोनिल अटैच है। इस तरह इरिडियम का कार्बोनिल है हमारे पास, 12 कार्बोनिल के लिगेंड हैं
तो इसमें आपको सारे के सारे जो मेटल हैं वो एक दूसरे के साथ तो डायरेक्ट कनेक्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई ब्रिजिंग लिगेंड इनमें मौजूद नहीं है। सारे के सारे जो हैं वो टर्मिनल हैं। अब ज़रा देखें, ये हमारे पास है M6 का, अगर मतलब 6 मेटल्स अटैच हैं तो केस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है यहाँ पर। 6 हमारे पास मेटल है और कार्बोनिल जो है वो 16 है। सो इसमें आप देख सकते हैं कि मेटल टू मेटल डायरेक्ट भी बॉन्ड आपको नज़र आएगा और ब्रिजिंग भी हो रही है, ब्रिजिंग भी आपको नज़र आ रही है, और इसके अलावा टर्मिनल पोजीशन पर भी कुछ कार्बोनिल है। ये दोनों सेम सेम मॉलिक्यूल के लिए हैं। ओके, तो ये आपको ओवरऑल एक व्यू सा नज़र आएगा जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे। उन सब का शॉर्ट व्यू है कि हमारे पास मोनो न्यूक्लियर हमने डिस्कस किए थे, फिर हमने बाई न्यूक्लियर डिस्कस किए थे, और ये हमारे पास पोली न्यूक्लियर है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और इसके अलावा भी थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको थ्योरी प्रोवाइड करूंगी, उसमें आप देख सकते हैं नॉलेज के लिए, वरना जितना है ये उतना एनफ है। ओके, आईआर आपको मज़ीद भी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन देता है। ये ज़रा देख लें कि डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर सिमेट्री फ्रॉम द नंबर ऑफ द बैंड्स। सो ना तो सिर्फ ये कि आपको वो ब्रिजिंग और टर्मिनल के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, और जो है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, बल्कि एक इजाफी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, वो है सिमेट्री के बारे में, कि मॉलिक्यूल में किस हद तक सिमेट्री है। So, if it is possible to infer the symmetry of the arrangement of carbonyl group from the number of the कार्बोनिल बैंड्स, यानी कि जितनी कार्बोनिल की बैंड्स आईआर स्पेक्ट्रा में मौजूद होंगी तो वो आपको इंफॉर्मेशन देंगी कि सिमेट्री कितनी है, या किस तरह की उसकी शेप पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो है डिटेक्टिंग द कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो है वो हम कहते हैं जो स्टैगर्ड, और जो हमारे पास होते हैं एक्लिप्स्ड। इसकी अभी मेरे ख्याल से आपने इसके बारे में इतना पढ़ा नहीं है, सो एक लेक्चर में यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, सिर्फ आपको इतना बता सकती हूँ कि अगर आप इस मॉलिक्यूल को पर्टिकुलरली देख लें, इसमें बाकी सब कुछ आपको एक जैसा नज़र आएगा, सिर्फ 2 लिगेंड्स की पोज़ीशन जो है वो आपको आगे पीछे यानी कि थोड़ी-सी चेंज नज़र आएगी। अब इसमें आपको ये ग्रुप जो है वो अ, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, और कार्बोनिल इधर नज़र आ रहा है, जबकि यहाँ पर ये अल्टरनेट पोज़ीशन में है। अब कार्बोनिल इधर है और ये ग्रुप जो है आपको इधर नज़र आ रहा है। तो यही सिर्फ डिफ़रेंस है, यानी कि 2 डिफरेंट आइसोमर, जैसे कि सिस और ट्रांस 2 डिफरेंट आइसोमर होते हैं, इस तरह कन्फर्मर्स भी 2 डिफरेंट आइसोमर होते हैं एक-दूसरे के। तो आईआर स्पेक्ट्रा जो है वो हमें कन्फर्मर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। सो नंबर ऑफ द बैंड्स इन द कार्बोनिल स्ट्रेचिंग रीजन फॉर सर्टेन मॉलिक्यूल्स can often be used to show that two conformational isomers are present। यानी कि जो आपके आईआर में जो बैंड्स नजर आएंगे वो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारे पास कितने कन्फर्मर्स जो है वो मौजूद हैं। द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू शो ओनली 2 बैंड्स ड्यू टू सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है, हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि इसमें सिर्फ जो है वो 2 बैंड्स हम एक्सपेक्ट करते हैं, एक ज़ाहिरी बात है सिमेट्रिक बैंड के लिए और एक एसिमेट्रिक स्ट्रेच के लिए। लेकिन एक्चुअली हमें जो एक्चुअल जो आईआर स्पेक्ट्रा मिलता है, सो उसमें टोटल 4 बैंड्स होती हैं कार्बोनिल के लिए, जो कि ये शो करती हैं कि 2 डिफरेंट कन्फर्मर्स या कन्फर्मेशंस जो हैं वो मौजूद है। एक कन्फर्मर के लिए है और दूसरा दूसरे कन्फर्मर के लिए है। और फर्दर जो आपको ये 2 पीक्स नज़र आ रही हैं, सो इसमें एक सिमेट्रिक स्ट्रेच के लिए है और दूसरा जो है वो एसिमेट्रिक स्ट्रेच के लिए है। अब लास्ट में
स्टेबल जो कुछ हमारे पास बाइनरी कार्बोनिल का क्या मतलब है? ये सिंपली 2 चीज़ों से वो बना है। एक ही तरह का मेटल और दूसरा कार्बोनिल। तो सब केसेज़ में आपको इसी तरह नज़र आएगा कि एक से ज़्यादा मेटल नहीं है, यानी कि 2 डिफरेंट मेटल्स नहीं हैं। तो इन सब को हम कहते हैं बाइनरी कार्बोनिल और ये सारे स्टेबल बाइनरी कार्बोनिल की कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो कि कमर्शियली अवेलेबल हैं। ये लास्ट में एक स्लाइड है, उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बाइनरी कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स इज़ दैट द tendency of the carbonyl to bridge transition metal decreases in going down the periodic table. तो जैसे-जैसे हम पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाते हैं, जो कार्बोनिल की ब्रिज करने की एबिलिटी है, नीचे वाले पीरियोडिक टेबल के नीचे मेंबर्स कि उसकी ब्रिज करने की एबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है। जैसे कि इस केस में है फॉर एग्जांपल आयरन का है, रुथेनियम का है, ऑस्मियम का है, तीनों सेम ग्रुप में, मतलब डाउन द ग्रुप हो जा रहे हैं हम एक ही ग्रुप में, और उसमें 9 कार्बोनिल तीनों के साथ अटैच हैं। लेकिन देयर आर 3 ब्रिजिंग कार्बोनिल इन आयरन में 3 ब्रिजिंग कार्बोनिल हैं, रुथेनियम एंड ओस्मियम में सिर्फ और सिर्फ आपको एक सिंगल कार्बोनिल ब्रिज नजर आएगा। सो डाउन द ग्रुप कार्बोनिल की ब्रिजिंग एबिलिटी कम होती जाती है। सो इसकी एक जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है वो ये है दैट द ऑर्बिटल ऑफ द ब्रिजिंग कार्बोनिल are less able to interact effectively with the transition metal atom as the size of metal increases। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, सो मेटल का साइज इंक्रीज होता जा रहा है। जब उसका साइज इंक्रीज होगा, सो उसके ऑर्बिटल का साइज भी तो इंक्रीज होगा ना। ये जैसे इसका ऑर्बिटल है, ये इसका ऑर्बिटल है और ये इसका ऑर्बिटल है, जबकि दूसरी साइड पे कार्बोनिल का ऑर्बिटल सेम साइज का रहेगा, वो तो नहीं चेंज हो रहा। मेटल का ऑर्बिटल जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। सो जितना ज़्यादा आपको ऑर्बिटल के साइज़ में डिफरेंस नज़र आएगा, तो उनका ओवरलैप मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि कंपैटिबिलिटी कम हो गई है। जब एक जैसे साइज़ वाले होंगे, वो आसानी से ओवरलैप कर सकते हैं, साइज़ का डिफरेंस आएगा, सो ओवरलैप मुश्किल हो जाएगी, इस वजह से ब्रिजिंग भी यहाँ पर डिफ़िकल्ट होगी। तो ये एक रीज़न है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, जिसमें हम अपना लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। चलें जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।